हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 21 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ होगी वो इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोप 27 के बारे में। मैंने पहले ही बताया था कि जैसे भी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का ये सेशन नंबर 27 जो है कंप्लीट होगा, इसके बारे में जो भी आउटकम होगा उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट हमारे एग्जामिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और अगर आप आज के द हिंदू की न्यूज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो इसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कोप 27 का जो सेशन है वो जनरली 18 नवंबर तक होना था, लेकिन क्योंकि फाइनलाइज नहीं हुआ था तो उसको बाद में भी कंक्लूड कर दिया गया है। अभी अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन हुए, उससे पहले हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कोप 27 का एग्जैक्टली मतलब क्या है। 1995 से यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हर साल COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो मेंबर कंट्री है उनके रिप्रेजेंटेटिव इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि NGO या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ही पार्टिसिपेट करते हैं, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और ये 27 नंबर की थी। अगर आप 1995 से 2022 काउंट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 27 होते हैं, और इसीलिए इसको 27 नंबर मेंशन किया गया। 2023 की जो समिट होगी वो होगी UAE के अंदर, और वो होगी कोप 28, राइट। इसके अंदर क्या अडॉप्ट किया गया, क्या नई चीज़ हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बताया गया कि इसके अंदर लॉस एंड डैमेज फंड को फॉर्म किया गया। एक पैनल बनाया गया जो डिसाइड करेगा किसका स्ट्रक्चर क्या। पहले तो ये बताया गया कि फंड बनाया जाएगा, और एक पैनल भी बनाया गया कि ये इसका स्ट्रक्चर को लेकर जो डिसीजन लिया जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि लॉस एंड डैमेज है क्या। सबसे पहले फ्रेज के अंदर बताया गया कि जो क्लाइमेट फ्यूल्ड वेदर एक्सट्रीम है या इम्पैक्ट है, जैसे सी लेवल का राइज होना, उसके इम्पैक्ट को ऑब्जर्व किया गया कि उसकी कॉस्ट कितनी है ना। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक्सट्रीम वेदर की वजह से जो नुकसान होता है उसको लॉस एंड डैमेज की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। क्लाइमेट फंडिंग पे अभी तक अगर आप देखेंगे जनरली जितने भी सेशन हुए उसमें CO2 के एमिशन या ग्रीन हाउस गैसेज के को कट करने को लेकर डिस्कस होता था, और इसमें से 1/3 हिस्सा जो है वो अडेप्टेशन में चला जाता था। इसी पर्सपेक्टिव में आज के टाइम में फोकस किया जाएगा लॉस एंड डैमेज पर। लॉस एंड डैमेज है कि भाई अगर किसी कंट्री को क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज़ की वजह से नुकसान हो रहा है तो उसको कंपनसेट जैसा आप बोल सकते हैं, लेकिन फंडिंग इसको लेकर की जाएगी। लॉस एंड डैमेज फंडिंग जो है वो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कवर करेगा जिन कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और जो अवॉइड नहीं कर सकते, जो अडॉप्ट नहीं कर सकते, जो वल्नरेबल है, उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर उनको सपोर्ट करने के बारे में। इसके अलावा एक रिपोर्ट बताती है कि 55 वल्नरेबल कंट्री है, उनका एस्टिमेट किया जाता है कि अगर आप क्लाइमेट लिंक लॉसेज को काउंट करेंगे तो $525 बिलियन या फिर 20% जो उनकी कलेक्टिव GDP है वो ऑब्जर्व करती है। और ये 2030 तक 580 बिलियन पर ईयर तक हो सकता है। यानी ये बहुत बड़ी अमाउंट है और उसी को लेकर ये फोकस करती है। इसके अलावा वल्नरेबल कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं, चाहे अगर हम बात करें रिच कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से या वल्नरेबल कंट्री, यानी जिन कंट्रीज़ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। रिच कंट्री वो कंट्री जिनकी वजह से कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और हिस्टोरिकल ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन के मामले में अगर उन्होंने जनरेशन किया है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है पे करने को लेकर, राइट। यानी जिन डेवलप्ड कंट्री ने ग्रीन हाउस गैसेज का कंटिन्यू एमिशन किया जिसकी वजह से वल्नरेबल कंट्री कहीं ना कहीं आज सफ़र कर रही है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्हीं डेवलप्ड कंट्रीज़ की, उन्हीं अमीर कंट्रियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि लॉस एंड डैमेज फंड को कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र किया जाए। हालांकि इसका प्रोसीजर क्या होगा उसको लेकर भी यहाँ पर बताया गया। पहली बात, यूनाइटेड नेशन की जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस थी वो इजिप्ट की इम्पोर्टेंट जगह है, शर्म अल शेख, यहाँ पर हुई, और इसमें लॉस एंड डैमेज फंड को कहीं ना कहीं क्रिएट करने के बारे में डिस्कस किया गया। इसके अलावा हालांकि फ्राइडे को समिट समाप्त होनी थी, लेकिन 40 आवर का नेगोशिएशन और उसके बाद ये फाइनली अडॉप्ट करी गई है। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है कि पहली बात, इस फंड को मैनेज कौन करेगा, कौन इसके अंदर कंट्रीब्यूटर होगा, क्या डेवलपिंग कंट्री को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और फेयर शेयर क्या होगा इस पूरे सिनेरियो में, वो सारी चीज़ें। हालांकि ये सारे क्वेश्चन जो है वो ट्रांजिशनल कमेटी को छोड़ दिए गए हैं, और 2023 में जब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की समिट होगी UAE के अंदर,
तब इसके बारे में डिसीजन लिया जाएगा। यानी अभी एक कमेटी बनेगी, वो इसके बारे में एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग 2 वीक का प्रोसेस रहा जिसमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत ही कम एग्रीमेंट देखने को मिले, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा एलिमिनेट करना फॉसिल फ्यूल्स को या फिर क्लाइमेट फाइनेंस को डिलीवर करना डेवलपिंग कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रही, सक्सेसफुल रही। अप्रोक्सीमेटली 45,000 पार्टिसिपेंट इसमें थे। इसमें इंडिजीनियस पीपल है जो स्थानीय नागरिक कह सकते हैं, या फिर इंडिजीनियस पीपल में आप ट्राइबल कम्युनिटीज़ को भी इंक्लूड कर सकते हैं, सिविल सोसाइटी, यूथ और चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल रही। इसी पेज को, इसी न्यूज़ को एक और पेज पर कवर किया गया, वहाँ पर भी हम देखेंगे और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में सवाल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है इस तरह की क्वेश्चन को लेकर। अगेन पेज नंबर 10 पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस किया गया है। क्या इसके अलावा डिस्कस किए गए? अगेन वही चीज़ें कि शर्म अल शेख में सबमिट हुई, पहली बार इस तरह का फंड जो है बनाया गया जिसमें लॉस और डैमेज को कवर किया गया है। इसके अलावा ये जो इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा उस सिनेरियो के बारे में बताया गया। इस एग्रीमेंट के अंदर प्लेस किया गया कि लॉस एंड डैमेज का जो एम है ये बहुत सारे एम्बिशंस को कहीं ना कहीं अनलॉक करता है मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन के मामले में, राइट। इसके अलावा मॉनेटरी कंपनसेशन की जहाँ तक बात है तो इसके अंदर बताया गया कि एक्सपेक्टेड मॉनेटरी कंपनसेशन की जब हम बात करते हैं तो $500 बिलियन और 200 बिलियन डॉलर के आसपास एनुअली राइज हुई। यानी इससे लेकर इस एस्टिमेट किया गया कि $500 बिलियन है और ये कंटिन्यू राइज हो रही है $200 बिलियन के आसपास तक, राइट। तो इसी कंटेक्स्ट में यहाँ पर इन्होंने डिटर्मिनेशन किया कि आने वाले टाइम में जो डिकेड लोग कन्वर्जन हुआ है या फिर जो डैमेज हुआ है उस कॉन्टेक्स्ट में कैसे उसको पे करना है उसको लेकर डिस्कस होगा। इसके अलावा ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लो कार्बन इकोनॉमी जो एक्सपेक्ट कर रही है कि 4 से 6 ट्रिलियन डॉलर जो एक साल में खर्च किया जाए उसको लेकर, और इस तरह के फंड के लिए रिक्वायरमेंट है कि एक स्विफ्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर, इसके स्ट्रक्चर को लेकर, इसके प्रोसेस को लेकर। इसी पर्सपेक्टिव में इसमें अगर हम बात करें गवर्नमेंट एंगेज होगी, सेंट्रल बैंक्स हो गए, कमर्शियल बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होंगे या फाइनेंशियल एक्टर्स इसके अंदर होंगे। इसके अलावा अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने बहुत सारे कमिटमेंट किए और उन कमिटमेंट को लेकर हम कंटिन्यू इस क्वेश्चन को रेज करते हैं कि डेवलप्ड कंट्री ने जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट को डिस्टर्ब किया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। और 2020 से ही $100 बिलियन पर ईयर का जो कमिटमेंट था जो अब तक फुलफिल नहीं किया गया, उसको लेकर भी हमारे कई सारे क्वेश्चन थे। इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बताया गया कि मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम है और आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे डायलॉग होंगे। इसके अलावा 2030 तक के टारगेट पूरी दुनिया ने रखे। 2015 की बात करें जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, अगर हमें 2 डिग्री सेल्सियस तक कमिटमेंट किया कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, कोशिश करनी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। इसके अलावा इससे पिछली समिट जब हुई थी ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर, वहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया था फेज डाउन, यानी जितने भी पावर प्लांट्स हैं उसमें कोयले के इस्तेमाल को फेज डाउन करना है, कम करना है, न कि फेज आउट। फेज आउट थोड़ा सा कह सकते हैं कि हार्ड वर्ड है क्योंकि उसमें आपको कंप्लीट समाप्त करना है। फेज डाउन का मतलब आप उसका कंजप्शन या उसका यूज़ थोड़ा थोड़ा कम करेंगे। इनके अलावा ये बताया गया कि जो इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल सब्सिडी, यानी ऐसा फ्यूल पे आप सब्सिडी मत दीजिए जो इनएफिशिएंट है, जिसको लेकर कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में भी डिस्कस किया गया। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी, क्योंकि एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, और एक ऐसे पार्ट है जो कह सकते हैं कि 40 to 45% का आपका रेशियो रखेंगे ओवरऑल एग्जामिनेशन में, क्योंकि इसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो एक अच्छी खासा शेयर यहाँ पर बनेगा। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, यहाँ पर हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में, ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन के बारे में। आप लोगों को नीचे कमेंट करना है कि मेजर ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है, और उसी के साथ एक क्वेश्चन अटैच करना जो यूपीएससी ने पूछा था। एक प्रोटोकॉल हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, ये आपको नीचे कमेंट करना है। इसके बाद हम लोग वापस थोड़ा बैक जाएंगे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे, और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पे बेसिकली
एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया गया। हालांकि मैंने पहले ही बताया था, जैसे कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में COP27 के बारे में, उसी तरीके से एक ड्राफ्ट रिलीज किया गया डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर। ये ड्राफ्ट क्या है, इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, उसको लेकर हम थोड़ा देखेंगे। क्या इसको लेकर कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं रिपीट कर रहा हूँ, यह अभी फ़िलहाल ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया है, इसके बारे में बेसिक आइडिया हमें हो कि एग्जैक्टली है क्या, और उसके बाद हम लोग अपने कहीं ना कहीं इसके बारे में एक आइडिया हो जाए। जब ये प्रेजेंट किया जाएगा, जब लोकसभा के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर ये सेशन के दौरान आएगा, तब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। क्योंकि ड्राफ्ट होने में मेन फीचर जब एक्ट में बदलेगा उसमें डिफरेंस है ना, दोनों चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इवन जब ये बिल इंट्रोड्यूस होगा वो और फाइनल जो एक तरीके से आउटकम आएगा उनमें भी डिफरेंस हो सकता है। तो फिलहाल एक फेयर आइडिया हो, एक रफ आइडिया हो कि एग्जैक्टली है क्या। तो न्यू डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बात की गई है। ये बेसिकली है क्या, ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 है, और 2019 के पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को ये रिप्लेस करने वाला है। क्या इसके अंदर विशेष होने वाला है, अगर हम बात करें 3 महीने पहले भारत सरकार ने ये बिल विड्रॉ कर लिया था, और फिर से अब नए रूप में इसका ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया, और प्रॉमिस किया गया कि जो 2023 का पहला सेशन या बजट सेशन जो होगा उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, राइट। तो इसी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, एग्जैक्टली एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा। और जब ये कह सकते हैं कि बिल प्रेजेंट किया जाएगा या कानून बन जाएगा, तब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले बताया गया कि लेटेस्ट जो ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया डेटा प्रोटेक्शन लॉज को लेकर, खासकर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022, इसको पब्लिक में रखा गया है, पब्लिक डोमेन के अंदर रखा गया। पब्लिक अपने ओपिनियन दे सकती है, और डेटा प्रोटेक्शन लॉ इन इंडिया इसको लेकर ये कहीं ना कहीं है, राइट। आज के टाइम पे जो करंट लीगल फ्रेमवर्क है प्राइवेसी के मामले में, ये IT रूल्स 2011 को कनेक्ट करता है। इसमें डेटा प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया गया है। इसके अलावा कहीं ना कहीं कह सकते हैं प्राइवेसी को एक इम्पॉर्टेंट राइट जब माना गया था, जैसे 2017 में KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जब सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिकली कहा था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट होगा, और 21 आर्टिकल के अंदर इसको इंसर्ट किया गया था। इसके अलावा इससे पहले भी अगर आप देखेंगे BN श्रीकृष्णा कमेटी, उन्होंने भी रिकमेंडेशन की थी कि राइट टू प्राइवेसी एक इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है, राइट। इसके अलावा इस बिल के अंदर एक वर्ड यूज़ किया गया सेंसिटिव पर्सनल डेटा। हालांकि आपको थोड़ा सा यहाँ पर विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं इसके बारे में बता देता हूँ। सेंसिटिव पर्सनल डेटा में बायोमेट्रिक डेटा आएगा, हेल्थ डेटा आएगा, जेनेटिक डेटा आएगा, ये सारी चीज़ें आपके सेंसिटिव डेटा के अंदर काउंट की जाएंगे। और इसी पर्सपेक्टिव में कहीं ना कहीं मैंडेटरी क्या है, मैंडेटरी नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में एक रफ आइडिया दिया गया। इस तरह की चीज़ें होने वाली है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जब बिल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसको लेकर बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अभी टाइम है इस पूरे प्रोसीजर को। और एक बेसिक सी चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम बार बार डिस्कस करते हैं बिल और एक होता है एक्ट, बिल से जो एक्ट के बीच में मान लेते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक ये होता है बिल, ये होता है एक्ट, ये बीच वाला जो प्रोसीजर होता है उसको बोला जा सकता है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, है ना। हालांकि बिल तो असेंबली में भी आ सकता है, मैं यहाँ पर पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के अंदर। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में जब बिल से एक्ट के अंदर एक कानून बदलता है, यानी कह सकते हैं कि विधेयक से कानून बनने का जो प्रोसीजर है उसको पार्लियामेंट्री प्रोसीजर हम बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें राज्यसभा लोकसभा होते हैं और प्रेसिडेंट साहब के साइन भी होते हैं। कभी कभी आपने नोट किया होगा या आपके मन में ज़रूर एक क्वेश्चन आया होगा कि प्रेसिडेंट को क्यों काउंट करते हैं पार्लियामेंट में। वो इसलिए काउंट करते हैं क्योंकि उनके सिग्नेचर अगर किसी बिल पर नहीं होते हैं, किसी बिल तब तक वो रहता है, क्योंकि जब तक वो सिग्नेचर नहीं करते वो कानून के अंदर नहीं बदला जा सकता। सिग्नेचर करना उनके बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के बाद वो बिल से चेंज हो जाता है एक्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद वापस पेज नंबर 10 पे जाएंगे। पेज नंबर 10 पर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जो इस टाइम पे कतर की विजिट पर है। कतर में आपको पता होगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वो हो रहा है, और कतर के साथ हमारा रिसेंट में एक इशू हुआ था। हालांकि उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई कि इंडियन नेवी के जो 8 एक्स नेवी मैन हैं उनके रिलीज़ को लेकर क्या डिस्कशन होगा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हैं। हालांकि कतर को लेकर अगर हम बात करते हैं,
ये वो कंट्री है जहाँ पर अगर आप देखेंगे दूसरी कंट्री के लोग आपको ज़्यादा नज़र आएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम भी है। बहुत ही छोटी सी कंट्री है लेकिन गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी आपने ग्रुप सुना होगा GCC, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, तो उसमें सऊदी अरेबिया, ओमान, UAE, कतर, बहरीन और कुवैत, ये टोटल 6 कंट्री आती है। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल पहले भी हुए और कंटिन्यू, क्योंकि ईरान न्यूज़ में है या अगर हम बात करें टर्की न्यूज़ में रहता है, तो इस पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जांपल पर्शियन गल्फ़ को लेकर सवाल हो सकता है ना, पर्शियन गल्फ़ से, क्योंकि इनकी जो बाउंड्री, इनकी टेरिटरी जो है जैसे कतर और बहरीन की, ये सऊदी अरेबिया से लगती है मेनली, बाकी ये पर्शियन गल्फ़ को भी टच करती है। पर्शियन गल्फ़ हो, गल्फ़ ऑफ ओमान हो, या इन दोनों के बीच में जो इम्पोर्टेंट एक स्ट्रेट है उसको लेकर हो सकता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर सवाल हो सकता है। तो इस तरह के ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस की भी पॉसिबिलिटी है, राइट। इसके बाद बात करेंगे, इसके ठीक नीचे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी गई है। सबसे पहले बताया गया कि भारत ने $15 बिलियन का सॉफ्ट लोन दिया है नेबर्स को। सॉफ्ट लोन की जब भी बात होती है, सॉफ्ट लोन क्या हो सकता है कि हम एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे कोई कह सकते हैं कल्चरल सेंटर में हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है ना, इस तरह की चीज़, स्पोर्ट्स के अंदर हमने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो भारत ने अपनी नेबरिंग कंट्री में $3 बिलियन से बढ़ाकर इन्वेस्टमेंट जो $15 बिलियन तक किया है। और पिछले 8 साल का ये डेटा जो है कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया गया, शेयर किया गया। हमारे फॉर्मर कह सकते हैं फॉरेन सेक्रेटरी और इस टाइम पे G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर है हर्षवर्धन श्रिंगला। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम लोग नेबरिंग कंट्री को फंडिंग क्यों करते हैं या उनको क्यों कहीं ना कहीं पैसा प्रोवाइड करते हैं। उसके पीछे एक रीज़न होता है, जब हम नेबरिंग कंट्री को पैसा देते हैं तो हमें भी तभी हमारे एक इमेज को लेकर पॉजिटिविटी जाती है और हम भी तो लोन लेते हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया लोन नहीं लेता। तो ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड चीज़ें होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं डिस्कशन कर रहे थे अलग अलग इश्यूज़ को लेकर, कैसे हम लोग नेबरिंग कंट्री में अपने आउटरीच को इंक्रीज़ कर रहे हैं, कनेक्टिविटी को बूस्टअप को लेकर हम लोग डेफिनेटली फोकस कर रहे हैं। और हमारा इम्पोर्टेंट स्टेटिस्टिक ये बोलता है कि भाई हमारी नेबरहुड में इमीडिएट की अगर हम बात करें 2014 से लेकर अब तक $15 बिलियन का हमने इन्वेस्टमेंट किया है और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना या कनेक्टिविटी को बेटर करने को लेकर हम लोग जो है वो फोकस कर रहे हैं। तो इसी पर्सपेक्टिव से यहाँ पर भी डिस्कस किया गया, राइट। अभी हम थोड़ी देर पहले एक कंट्री के बारे में ऑब्जर्व कर रहे थे, कतर, और उसकी जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में भी ऑब्जर्व कर रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए कतर के बारे में नहीं है, एक इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल प्लेस है जिसका नाम है कैस्पियन सी। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैस्पियन सी से किन किन कंट्री की बाउंड्री जो है वो लगती है, या कैस्पियन सी के नेबरिंग आप कंट्री कह सकते हैं, या जिसके साथ कैस्पियन सी जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन सेम ही है कि कैस्पियन सी के आसपास किन किन कंट्रीज़ की बाउंड्री है या टेरिटरी है, ये आप नीचे कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ, या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। पेज नंबर 11 जो है पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में या दिल्ली में MCD का जो इलेक्शन हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग तरीके से अपना कैंपेन कर रही है। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है और जो भी रिजल्ट आएगा वो डिसाइड करेंगे वोटर्स ऑफ गुजरात, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली, राइट। इसके बाद आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 12 पे जो इम्पोर्टेंट है, मैंने रिपीट किया है कि आज का जो पेज है ये एनवायरनमेंट पर मेजर फोकस करता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर बताया कि इंडिया ने हेल किया कंपनसेशन फंड को, जो यूनाइटेड नेशन समिट के अंदर अप्रूव किया गया है। यानी डेफिनेट सी बात है, जब भी कंपनसेशन के बारे में बात होगा, क्योंकि हम लोग भी तो डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, और जब डेवलप्ड कंट्री ने पूरी दुनिया के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किया तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया भी ऑब्जर्व करता। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका वेलकम किया गया है। इसके अलावा डेवलप्ड नेशन की अगर हम बात करते हैं, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स, ये कहीं ना कहीं इस तरह के फंड के बारे में अपोज करता रहता है, विरोध करता रहता है, क्योंकि उनको फियर ये है कि अगर लीगली लाइबल उनको कर दिया जाए, उनको जिम्मेदार माना जाएगा कि भाई आपकी वजह से एनवायरनमेंट में मैसिव डैमेज क्रिएट हुआ है, तो डेफिनेटली उनको ये कहीं ना कहीं एक मेजर कंसर्न लगता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सबसे पहले स्टेटमेंट आप ऑब्जर्व करिए इंडिया के एनवायरनमेंट मिनिस्टर की। डेवलपिंग कंट्रीज़ को आज के टाइम पे रिक्वायरमेंट है कि वो अपने इंडिपेंडेंस, खासकर
चॉइस ऑफ एनर्जी को मिक्स करें और आने वाले टाइम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करें, है ना। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, अगर पता तो डेफिनेटली इजी हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, 2015 में कमिटमेंट किया गया था कि 2016 से लेकर 2030 तक यानी अगले 15 सालों में हम लोग जो है 17 गोल को टारगेट रखेंगे और उन 17 गोल में 169 यानी 169 सब गोल्स होंगे जिनको हम लोग टारगेट रखते हैं, इनके बारे में अचीव करेंगे। ये 17 के 17 गोल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनको लेकर क्वेश्चनिंग हुई है और कंटिन्यू हो सकती है इसको लेकर, और अगर आप उन 17 के 17 को थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो आपको ये मेंस में बहुत हेल्प करते हैं, खासकर जनरल स्टडी पेपर 2 पेपर 3 में, और उसको लेकर ही हेल्प करते हैं। इवन अगर आप जनरल स्टडी पेपर 1, क्योंकि आज के टाइम पे जो ज्योग्राफी मेंस में सवाल होते हैं वो जनरली करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी काफ़ी हेल्पफुल है, राइट। तो ये पढ़ते हैं कि पूरा का पूरा सिनेरियो क्या है। इंडिया ने संडे को जो डिस्क्राइब किया कि जो भी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट में डिसीजन लिया गया, हम लोग उसको हिस्टोरिक कहते हैं और उसको हम लोग वेलकम करते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो फंड क्रिएट किया गया लॉस एंड डैमेज, उसके बारे में बात किया गया। इसके अलावा डेफिनेटली जो डिजास्टर की वजह से चेंज होता है उसमें एक ह्यूज अमाउंट की रिक्वायरमेंट है कंपनसेशन करने को लेकर। इंडिया में भी कई जगह पर क्लाउड बर्स्टिंग देखने को मिला, कॉन्टीन्यूस फ्लड आ जाती है। इस तरह की चीज़ों को कहीं ना कहीं कंपनसेट करना खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इतना आसान नहीं होता। इसीलिए जिन कंट्रीज़ ने एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा पोल्यूट किया, डैमेज किया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको लेकर जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया कि आज के टाइम पे दुनिया ने बहुत इंतजार किया इस पूरे सिनेरियो को लेकर, और जब प्रोग्रेस ट्रैक पर होती है तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें उसमें पॉजिटिव होती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में COP27 यानी जो ये मीटिंग हुई उसका अभी क्लोजिंग प्लेनरी सेशन था, उसके अंदर बताया गया कि दुनिया को कहीं ना कहीं फार्मर्स पर मिटिगेशन को लेकर बर्डन नहीं इंक्लूड करना चाहिए। ये क्यों ऐसा बोला जा रहा है? देखो, एग्रीकल्चर को लेकर एक कहीं ना कहीं डिस्कशन हुआ था यूरोपियन यूनियन या किसी कंट्री के द्वारा रेजोल्यूशन लाया गया था कि एग्रीकल्चर को इसके अंदर इंक्लूड किया जाए। और जब भी एग्रीकल्चर आएगा, इंडिया बहुत सेंसिटिव एग्रीकल्चर को लेकर कि अगर आप फार्मर को, एग्रीकल्चर को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बना देंगे तो भाई उस पर्सपेक्टिव से जहां भारत की 58% पॉपुलेशन उसमें इन्वॉल्व है, तो ये इंडिया के लिए एक्सेप्ट करना ये लाइक इम्पॉसिबल है। इसी पर्सपेक्टिव में अगर आप फार्मर को ये कहेंगे कि आप ग्रीन हाउस गैसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है। हालांकि अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी से ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो रही है तो उसको रिड्यूस करने के सोर्सेज पर हमें काम करना होगा, उसको लेकर दिक्कत नहीं है। लेकिन कंप्लीट अगर आप रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं तो फिर एग्रीकल्चर का जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो जाता है। इसके अलावा 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट में NDCs जो रिलीज किए गए थे, NDCs का मतलब है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अलग अलग कंट्री ने अपने अपने यहाँ पर टारगेट रखा था कि भाई हम 2030 तक ये करने वाले हैं, या कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेज को रिड्यूस करने के लिए या क्लाइमेट चेंज को लेकर जो चीज़ें हो रही है उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ चीज़ें करने वाले हैं। और उसमें पूरी दुनिया इस चीज़ को लेकर एग्री हुई थी कि कोशिश करने की 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को हम लोग रिड्यूस करें। इसके अलावा डेवलप्ड नेशन, खासकर यूनाइटेड स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बताया गया कि ये लीगली लायबल होने से बचते हैं, और इसी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी इसमें यूनाइटेड स्टेट का देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, मिलियंस ऑफ स्मॉल होल्डर्स हैं जिसमें फार्मर्स की अगर हम बात करते हैं, और जब ये एग्रीकल्चर वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बारे में बात हुई तो इंडिया ने उसको अपोज किया था कि एग्रीकल्चर का पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं किया जाए। रिच कंट्री कहीं ना कहीं जो एमिशन उसको रिड्यूस करने में प्रॉपर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती, इसलिए इस तरह की चीज़ें करती है। और ज़रूरी ये है कि जो डेवलप्ड कंट्री, अमीर देश अपने लाइफस्टाइल को बदले और एक तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि चीपर सॉल्यूशन जो दुनिया के लिए लेकर आए। लेकिन ऐसा अगर आप करते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देश की GDP में भले ही एग्रीकल्चर का 17% योगदान हो, लेकिन भारत की 58% पॉपुलेशन जो है वो उसके लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, जीवन जीने का कह सकते हैं कि जीवन यापन करने का एक तरीका एग्रीकल्चर है। तो 58% जिस देश की पॉपुलेशन उसमें होगी तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें अडॉप्ट करना भी, उसके बारे में सोचना भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये इम्पॉसिबल है। इसके बाद एनवायरनमेंट मिनिस्टर साहब ने कहा कि आज के टाइम पे हमें सस्टेनेबल लाइफस्टाइल में ट्रांजिशन करने की रिक्वायरमेंट, ताकि सस्टेनेबल पैटर्न को फॉलो किया जाए, चाहे वो कंजप्शन का हो या प्रोडक्शन का हो।
इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को हमें एड्रेस करने की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट डिस्कस किया गया कि हमने रिसेंटली मिशन लाइफ जो है लॉन्च किया था, जिसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। और इसके अंदर अगेन ये बताया गया था कि लाइफस्टाइल को एनवायरनमेंट के हिसाब से या प्रो पीपल प्रो प्लेनेट के हिसाब से एफर्ट करने पड़ेंगे, ताकि हम लोगों का जो माइंड कहीं ना कहीं वेस्टफुल कंजप्शन को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन को लेकर फोकस करना पड़ेगा, खासकर नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में। इसके अलावा हमें फोकस करना पड़ेगा डीकार्बनाइजेशन को लेकर, लो कार्बन डेवलपमेंट को लेकर। इसी के अलावा डेवलपिंग कंट्रीज़ को आज के टाइम पे इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है कि एनर्जी मिक्स में उनको चॉइस मिले, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए उनको डेफिनेटली एक बड़े हिस्से में अगर आप ट्रांजिशन करना, तो भाई आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए और आपको वो स्किल भी चाहिए। तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें। और इसके लिए ज़रूरी है कि डेवलप्ड कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्री को, विकसित देश विकासशील देशों को या वल्नरेबल कंट्रीज़ को फंडिंग करें, ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये इंश्योर करना कि फूड और एनर्जी सिक्योरिटी में कोई भी पीछे न छूटे, इसको लेकर ये इंश्योर करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को और ज़्यादा स्मूथ और सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट पेज होगा उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड अफेयर है, दुनिया में इस टाइम पे क्या चल रहा है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। पेज नंबर 13 पे अगर वर्ल्ड अफेयर के बारे में बात करते हैं, बहुत ब्रीफ में आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल छोटी छोटी न्यूज़ अगर आप देखें, जैसे यूएस की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, वो इस टाइम पे फिलीपींस की विजिट पर है और यूएस के साथ रिलेशन को रीसेट करने पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा बहरीन के अंदर इलेक्शन हुए। जनरली अगर आप देखेंगे गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर इलेक्शन बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि किंगडमशिप है, यहाँ पर राजतंत्र आपको नज़र आएगा, या कह सकते हैं कि वहाँ पर शाही परिवार जनरली रूल्स करते हैं। लेकिन जो बहरीन के अंदर इलेक्शन हुआ, इसमें दो विशेष बात हुई। पहली बात, बहुत सारी महिलाएं इसके अंदर इलेक्ट हुए, जो बहुत रेयर होता है गल्फ़ कंट्रीज़ में। सेकंड जो है, ओपोजिशन नहीं था। ओपोजिशन नहीं होता तो फिर इलेक्शन का क्या मतलब होता है, ये चीज़ें समझ से परे। खैर, इन्होंने इलेक्शन के प्रोसेस को कंटिन्यू किया और उसके बाद इस प्रोसेस के बारे में बताया गया। इसके अलावा अलग अलग जगह पर, जैसे मलेशिया के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, मलेशिया के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं उसी प्रोसेस को बताया गया कि इस पूरे सिनेरियो में कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी नहीं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद टर्की ने कुर्दिश मिलिटेंट के अगेंस्ट सीरिया और इराक में कहीं ना कहीं रेड करी है। देखो, दो इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहला, एथनिक ग्रुप बहुत सारे न्यूज़ में रहते हैं, जैसे कुर्द हो गया, रोहिंग्या हो गया, या यजीदी हो गया, या फिर अगर हम उइगर एथनिक ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो चाइना के अंदर है। इस तरह के एथनिक ग्रुप के बारे में ज़रूर हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली किस जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर है। और आप देखेंगे कुर्द वो एथनिक ग्रुप है जो अलग अलग कंट्री में कहीं ना कहीं सिचुएटेड है और स्ट्रगल कर रहा है अपने एक प्रॉपर आइडेंटिटी को लेकर, एक प्रॉपर लोकेशन को लेकर। टर्की अच्छा खासा इनके अगेंस्ट रहता है। और सीरिया और इराक वो कंट्री जो आज भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर फाइट कर रही है, वहाँ पर टर्की ने लॉन्च करी रेड्स को, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि कोई कंट्री अगर इतनी स्टेबल हो, कोई दूसरी कंट्री उसमें रेड कर जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कोई पर्टिकुलर न्यूज़ नहीं है। और आज क्योंकि मंडे है, बिजनेस सेक्शन में रिव्यू आता है या इन्वेस्टमेंट को लेकर आपको तरीके बताए जाते हैं। इसके बाद पर्टिकुलर कुछ नहीं है। लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा, आज जब हम COP27 के बारे में डिस्कस कर रहे थे कंटिन्यू, या क्योंकि एनवायरनमेंट को लेकर इंपॉर्टेंट समिट हुई, उसमें एक क्लोज डिस्कस किया गया था एग्रीकल्चर वाला, जिसका भारत विरोध करता है कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर फोकस करेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल। अब आप लोगों के लिए सवाल ये है कि एग्रीकल्चर को लेकर कई बार 3 इंपॉर्टेंट सब्सिडीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स सब्सिडीज़ करके। ये सब्सिडी को लेकर यूपीएससी प्री में भी सवाल पूछ चुका है। इस तरह की सब्सिडीज़ को लेकर जब क्वेश्चन होता है तो ये किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट की जाती है, ये आपके लिए इंटरेस्टिंग से एक सवाल है। इसके अलावा एंड में, क्योंकि आज टाइमिंग हमारे पास प्रॉपर है, तो एंड में एक रिक्वेस्ट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप भले ही वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है आप क्वेश्चन एंड आंसर के अंदर उसमें एक्टिवली एंगेजमेंट दिखाइए, क्योंकि उस एंगेजमेंट से आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है और सेकंड हमें बूस्टअप मिलता है, ताकि और एनर्जी के साथ उसको कंटिन्यू कर पाएँ, उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ा पाएँ। तो उसको लेकर ज़रूर एफर्ट्स करिए। थैंक यू ऑल।
जय हिंद।